हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज मैं विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामंतवाद पर चर्चा करूंगा। सामंतवाद है क्या? जब यूरोप के इतिहास में मध्यकाल का प्रारंभ हुआ, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होती गई और बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण जो बाह्य जगत से उसका संपर्क टूट गया, तो उस कारण राजा के द्वारा एक नवीन सत्ता स्थापित की गई जिसको सामंतवादी सत्ता के नाम से जाना जाता है। कालांतर में यही सत्ता जो है राजा के लिए अनुपयोगी भी रही और राजा के लिए व्यापक कष्टों का कारण भी रही, या राजा की शक्ति को क्षीण करने का इस सामंतवादी व्यवस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि माना मध्यकाल में जब राजा के पास बहुत बड़ा भूभाग था, शासित राजा बहुत बड़े भूभाग पर शासन करता था, तो उसने अपनी सुविधा के लिए उस भूभाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और बांटने के बाद जो अपने वीर सैनिक होते थे, जो राजभक्त होते थे, उनको यहां पर कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया। लेकिन कालांतर में राजा का नियंत्रण इन सामंतों पर थोड़ा ढीला हो गया और इन सामंतों ने जहां पर पहले केवल कर एकत्र करने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ था, बाद में इन्होंने सेना रख करके, छोटी छोटी सेना रख करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया और कालांतर में आकर के राजा की शक्ति क्षीण हो गई। इसी मध्यकालीन इतिहास को जो 800 ईस्वी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक यूरोप के इतिहास में रहेगा, इसको हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं। सामंतवाद पर कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे वेबस्टर है, वेबस्टर के अनुसार यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा भूमि का मालिकाना हक अपने वीर सैनिकों तथा राजभक्तों को दे देता है, जिससे वे लोग भूमि स्वामी बन गए। इससे पूर्व जो है भूमि का जो मालिकाना हक होता था वो राजा के पास होता था, लेकिन इस व्यवस्था में राजा ने भूमि का मालिकाना हक अपने सामंतों को दे दिया, अपने राजभक्तों को दे दिया, जिससे जो है जो इस सामंती व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निचला तबका किसान है वो बहुत शोषित और दबा मतलब शोषित रहता है। कालांतर एक और इतिहासकार हुए मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक कहते हैं कि सामंतवाद वह व्यवस्था है जिसमें योद्धा वर्ग ने किसानों पर आधिपत्य स्थापित किया तथा उनका शोषण किया। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यूरोप में जो मध्यकाल रहा वो धार्मिक जटिलताओं का काल रहा और इसी धार्मिक जटिलताओं के कारण यूरोप में जो कालांतर में जो आधुनिक काल रहा, आधुनिक काल को आने के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर हम इसको चर्चा करेंगे कि धार्मिक जटिलता सामंतों की सत्ता को चर्च द्वारा वैधानिकता प्राप्त की है। हुआ क्या था वास्तव में कि जो शासक वर्ग है, राजा था, राजा से जनता का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट रहता था। लेकिन इस व्यवस्था में क्या हो गया कि सामंत राजा की तरह व्यवहार करने लगे और इनका चूंकि केवल अर्थ पर ही इनका जो कार्य था केवल अर्थ का अर्जन करना था, यानी कि टैक्स का कलेक्शन करना था, कर एकत्रण करना था, जिससे यहाँ के जो किसान वर्ग था, जो मजदूर वर्ग होता था, वो इनसे बहुत प्रसन्न नहीं था। अब इनकी सत्ता को कैसी वैधानिकता मिले, क्योंकि राजा का नियंत्रण तो अब इस काल में आते आते शिथिल हो गया, तो इनकी जो अनैतिक सत्ता, अवैधानिक सत्ता है, इसको वैधानिकता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सामंतों ने बड़ी मात्रा में चर्चों को धन देना शुरू कर दिया, भूमि देना शुरू कर दिया, जिस कारण चर्चों ने इस अवैधानिक सत्ता को वैधानिक सत्ता में परिवर्तित करके धर्म के आधार पर लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि जो सामंतवादी सत्ता है ये गलत नहीं है, बल्कि यह भी एक प्रकार की सत्ता है जो धर्म के द्वारा हमको प्रदत्त है। एक्चुअली जो पूरा मध्यकाल है, चाहे भारत का इतिहास देखेंगे चाहे विश्व का इतिहास, पूरा मध्यकाल जो है धार्मिक जटिलताओं के लिए जाना जाता है और धार्मिक जटिलताओं में जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो सशक्त हुई और उन्होंने जो उनका अपने अनुसार जो भी उनको सुटेबल होता था वो आचरण जो है जनता के ऊपर आरोपित कर देते थे और उस पर यह होता था कि धर्म सम्मत है ये, अर्थात धर्म के आधार पर यह उचित है। चर्च की परंपराएं, अब अगर हम देखेंगे यूरोप के इतिहास में कि चर्च उस समय तक आते आते कैसे शक्तिशाली हो गया।
प्रारंभ में जब राजा शक्तिशाली था तो चर्च शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इस काल में आते आते सामंतवाद की स्थापना के बाद राजा कमजोर हो गया और चर्च के पास बहुत व्यापक स्तर पर धन प्राप्त हुआ, सामंतों के द्वारा भूमि प्राप्त हुए, इससे चर्च जो है शक्तिशाली हो गए। इसके अलावा चर्चों ने अनेक ऐसी बातें की जिससे उनके अर्थ की व्यवस्थाएं बढ़े, उनके आय के संसाधन बढ़े और वो और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है माफीनामा। उस समय ये कहा जाता था कि अगर व्यक्ति कोई अपराध कर ले और अपराध करने के बाद चर्च में जाकर के एक कन्फेक्शन लेटर, जो उसको कुछ पैसे खर्च करने के बाद वो मिल जाता था, उस कन्फेक्शन लेटर पर माफीनामा पर वो अपना जुर्म कबूल कर ले तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और उसको माफ कर लेंगे। ऐसी जो है चर्चों की व्यवस्था थी। इसके अलावा जो मध्यकाल है, मध्यकाल में धर्म इतना व्यापक हो गया था, उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो जो है, जो आम लोग हैं उनके लिए यह कहता था कि आप अगर स्वर्ग में अपना स्थान, मरने के बाद अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यहां पर आपको बुकिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए चर्च को पैसा देना होता था और चर्च क्या कर देता था, उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित कर देता था। ऐसी व्यवस्था, ऐसी मान्यताएं उस समय के तत्कालीन धार्मिक रूप से जटिल काल में रही है। इसके अलावा कि चर्च की परंपराएं थी, जैसे चर्च में घंटी बजाने की परंपरा थी, उस पर पाइप लगा होता था, उस पाइप से कॉइन्स डालने होते थे, सिक्के डालने होते थे और सिक्के डालने के बाद अगर वो घंटी बज गई, अगर उसमें आवाज आ गई तो इसका मतलब ये है कि गॉड ने उनकी बात सुन ली और उनकी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं जो है चर्च ने बनाई थी। चर्च जो है इस काल में आते आते न्यायिक शक्तियां भी, कई न्यायिक शक्तियां उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। और जैसे इसमें ईश निंदा की एक महत्वपूर्ण बात थी कि अगर कोई व्यक्ति, चर्च कहता था कि संसार में एक पत्ता भी जो हिलता है वो सब भगवान की मर्जी से हिलता है या भगवान की मर्जी से होता है। अगर कुछ भी होता है इस संसार में तो भगवान की मर्जी से होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा साहस कर दे कि नहीं ये भगवान की मर्जी से नहीं हुआ तो उसको इस निंदा का आरोप लगा करके उसको मृत्युदंड की सजा दे दी जाती थी। ये तत्कालीन चर्च की सत्ता और मध्यकाल में सामंतवादी शासन के कारण धार्मिक रूप से रूढ़िवादिताएं स्थापित हो गई। सामंतवाद का प्रशासनिक वितरण कैसा था? अगर हम इसको गौर से देखें तो सामंतवादी व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर राजा है, राजा है, उसके नीचे ड्यूक है, फिर बैरन है, फिर नाइट्स है और सबसे अंत में किसान है जिस पर कर का आरोपण किया जाता था या वो कृषि करता था। सामंत के द्वारा भूमि कृषि करने के लिए किसान को दे दी जाती थी और उसके बदले में एक सामंत उनसे टैक्स वसूलता था और टैक्स की मात्रा बहुत व्यापक होती थी जिससे ऐसा लगता था कि पूरा शोषणवादी व्यवस्था की एक चेन बनी हुई। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे इस व्यवस्था में तो राजा का किसान से कोई संपर्क नहीं है या ड्यूक का नाइट से कोई संपर्क नहीं है, बल्कि ठीक इससे एक पद सोपान ऊपर के व्यक्ति को ही इस ऑर्डर में निचले वाले व्यक्ति उसको ही जानता है। जैसे माना किसान के ऊपर केवल नाइट्स को ही, किसान नाइट्स को ही जानता है, इसके अलावा और बैरन, ड्यूक और राजा को वो नहीं जानता है। तो मतलब संपर्क डायरेक्ट कोई नहीं हो सकता था। राजा का संपर्क किसान से नहीं, किसान का संपर्क राजा से नहीं, जिससे राजा को ना तो ये पता चल सकता था कि यहाँ पर हमारा जनता का शोषण हो रहा है या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं रही होंगी। अगर आप सामंतवाद के को चुनौती देने वाले कारक क्या रहे, इस संपूर्ण मध्यकाल में जो सामंतवादी शोषणवादी व्यवस्था थी इसको चुनौती देने वाले कारक क्या रहे, तो जैसे हम देखें कि प्रोटेस्टेंट धर्म का को इस समय व्यापक स्तर पर लोगों ने स्वीकार्यता प्रदान की। जब चर्च की रूढ़िवादिताओं से लोग परेशान हो गए और प्रोटेस्टेंट धर्म ने कहा कि नहीं, रूढ़िवादिताएं मान्य नहीं है, तो इन रूढ़िवादिताओं को अमान्य करने के लिए एक नया धर्म जो है प्रोटेस्टेंट, या इसको हम सुधारवादी, ईसाई धर्म का सुधारवादी रूप, कैथोलिक के बाद जो परंपरागत कैथोलिक धर्म है उसका सुधारवादी रूप प्रोटेस्टेंट आया। और प्रोटेस्टेंट ने कहा कि नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जो भगवान की मर्जी से नहीं,
नियति से नहीं बल्कि अपने कर्म से परिवर्तित हो सकती है। और यही कारण रहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म को जनता का व्यापक समर्थन मिला और कैथोलिक धर्म केवल बुर्जुआ वर्ग का या जो एरिस्टोक्रेट क्लास है उन्हीं तक सीमित रह गया। औद्योगिकरण ने भी सामंतवाद की जड़ को उखाड़ने का काम किया। जब गांव में रहने वाला किसान उद्योगों की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि उसको कृषि जो है अनुपयोगी लग रही थी, उसको शोषणवादी लग रही थी, और जब उसको उद्योगों की ओर उसको प्रस्ताव मिला तो उसने जो है अपनी किसानी छोड़ करके औद्योगिक श्रमिक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। और इससे कार्य करने से इन किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी इसमें संपन्नता आई और शहरों का विकास हुआ, शहरों का निर्माण हुआ। वहां पर एक नवीन व्यवस्था स्थापित हुई जिसको व्यापारिक व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं, अर्थात व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। सामंतवादी शोषण के विरुद्ध में जब व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, औद्योगिकरण का उदय हुआ, तो राजा ने भी अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए नवीन प्रयोग करने शुरू कर दिए। वह भी इन सामंतों की सत्ता से त्रस्त था, वो इस सामंतों की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो उसने भी नवीन तरीके खोजने शुरू कर दिए। एक तो व्यापारिक समर्थन, व्यापारवादी व्यवस्था होने से राजा को कर मिलना शुरू हुआ, कर मिलने से राजा की शक्ति सुदृढ़ हुई, और राजा की शक्ति सुदृढ़ होने पर राजा ने इसी समय जो है बारूद और नवीन हथियारों का आविष्कार हुआ, बंदूक का आविष्कार हुआ, तो राजा ने इन हथियारों को लेकर के और सामंतवाद को कुचलने का कार्य किया। सामंतों का ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि कालांतर में सामंतवाद की जड़ें जो है कमजोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामंतवाद की जो एक ही ध्येय लगता था कि केवल टैक्स का कलेक्शन करना है, अपने आर्थिक हितों को साधना है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। जबकि जो नवीन प्रयोग हो रहे हैं, क्या नवीनता आ रही है, इससे संदर्भ में सामंत जो है अनभिज्ञ थे, और यही कारण रहा कि सामंतों का पतन आगे की ओर, आगे जब बढ़ेंगे तो सामंतों का पतन जो है प्रारंभ हो जाएगा। राजा का पुनः अपने आप को शक्तिशाली बनाना, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब सामंतवाद के पतन के क्या कारण रहे? सामंतवाद के पतन के महत्वपूर्ण कारण रहे, जिसमें पहला कारण सामंतों का परस्पर संघर्ष। ये सामंत, जो छोटे छोटे सामंत थे, वो अपनी रियासतों के लिए या अपने जो है कर नियंत्रण क्षेत्र को, भूमि को बढ़ाने के लिए आपस में सदैव संघर्ष करते रहते थे। और इस संघर्ष को यूरोप के इतिहास में 200 वर्षों का संघर्ष कहा जाता है। यानी कि ये सामंत 200 वर्षों तक आपस में संघर्ष करते रहे। इसमें व्यापक स्तर पर अर्थ की हानि तो हुई, जन की भी हानि हुई और धन की भी, जन धन की दोनों ही प्रकार की हानि इस पर हुई। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि इसी समय 15वीं शताब्दी के आसपास जो है फ्रांस के सामंतों और इंग्लैंड के सामंतों के बीच युद्ध हुआ, जिसको 100 वर्षीय युद्ध या धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। 100 वर्ष का युद्ध हुआ और इस 100 वर्ष के युद्ध में व्यापक स्तर पर सामंतों की भी हानि हुई, सामंतों का भी पतन हुआ, और लोग जो इन व्यवस्था के अंदर थे उन लोगों के मन में भी सामंती व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा होना शुरू हो गया। खुद जो है इंग्लैंड में ही गुलाबों का युद्ध सामंती संघर्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में सामंत मारे गए। किसानों का विद्रोह करना, क्योंकि उस समय औद्योगिकरण बढ़ गया था। औद्योगिकरण बढ़ने के कारण किसानों को आसानी से उद्योगों में श्रम मिल जाता था, तो आर्थिक जो संकट का काल था वो उनसे गुजर गया था। अब अगर देखें, जो व्यापारिक वर्ग है, व्यापारिक वर्गों ने किसानों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया अपने उद्योगों में कार्य करने के लिए। तो अब जो है यहां से ज्यादा इनको पैसा प्राप्त होता था। इस कारण किसानों ने सामंती व्यवस्था, कहा कि हमारे शोषण का आधार सामंती व्यवस्था है, और इसी सामंती व्यवस्था का अगर हम विरोध करेंगे, अगर हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, तभी क्या हो पाएगा, हमारे यहाँ पर हमारी जो कृषि लाभकारी हो पाएगी। इसके अतिरिक्त 1341 में 1341 में
यूरोप में एक बहुत बड़ी महामारी फैली जिसको काला रोग के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसमें यूरोप की आधी से अधिक जनसंख्या समाप्त हो गई। जब यूरोप में आधी से अधिक जनसंख्या समाप्त हो गई तो श्रम अब न तो उद्योगों के पास पर्याप्त श्रम रहा और ना ही यहाँ पर किसानों के पास जो जो सामंत थे उनके पास पर्याप्त किसान रहे। तो सामंत जो है जबरदस्ती उनको अपने यहाँ रोकना चाहते थे, जबकि यहाँ के बदले जो है उद्योगों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बहुत व्यापक स्तर पर पैसा मिल रहा था। अब जो कृषक दास थे वो भी जो है अपने मन अनुसार अपने आप को वेतन चाहते थे, इस कारण किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसी समय 1381 के आसपास 1381 में वाह टाइलर नामक एक किसान नेता हुए और इन्होंने व्यापक स्तर पर किसानों को एकत्रित किया और सामंतों के खिलाफ व्यापक विद्रोह किया। अब अगर हम अगला पॉइंट देखें तो व्यापारिक वर्ग या मध्यम वर्ग के उदय ने भी सामंतवाद के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि हम अधिकतर समय जो है क्रांति, जितनी भी क्रांति हुई उसमें क्रांति का नेतृत्व तो मध्यम वर्ग ने किया है। यहां पर भी सामंतों के खिलाफ विद्रोह में मध्यम वर्ग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें व्यापारिक वर्ग महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो गांव के किसान थे इनको अपने उद्योगों में अवसर देना प्रारंभ किया और अत्यधिक वेतन देना शुरू कर दिया। वेतन देने से क्या हो गया, यहाँ के जो किसान थे, सामंतों के अधीन जो किसान थे, कृषिदास थे, ये उद्योगों में जाकर के कार्य करने लगे और इसके कारण इस व्यवस्था से सामंत जो है कुपित होने लगे और सामंतों और व्यापारियों में एक प्रत्यक्ष टकराव होना प्रारंभ हो गया। लेकिन सामंत उन पर भारी इसलिए नहीं पड़े क्योंकि व्यापारियों को राजा का संरक्षण प्राप्त था, इस कारण सामंत उनका कुछ भी नहीं कर पाए। अगर हम देखें कि नए हथियारों के आविष्कार ने और बारूद के आविष्कार ने राजाओं को संजीवनी प्रदान की, राजाओं को फिर से शक्तिशाली बनाया। नए हथियारों ने प्रारंभ में तीर, भाले, तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था, लेकिन इस काल में आते आते मध्यकाल के अंत में यह सामंतवाद 15वीं शताब्दी के आसपास आते आते राजाओं ने क्या कर लिया, अपने आप को शक्तिशाली कर लिया। बारूद खरीदा, बंदूक खरीदा और बंदूक खरीदने के बाद जहां पहले घुड़सवार सैनिक महत्वपूर्ण हुआ करते थे, अब घुड़सवार सैनिकों के स्थान पर पैदल सैनिकों का महत्व बढ़ गया। और राजा ने न केवल पूर्व में तो अस्थायी सैनिक भर्ती करते थे, लेकिन इस समय इस काल में आकर के राजा की जब आर्थिक स्थिति संपन्न हुई तो उसने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया, स्थायी प्रशासन रखना शुरू कर दिया। सैनिकों को अनेक जो है प्रोत्साहन पैकेज देने प्रारंभ कर दिए, जिस कारण राजा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और इस व्यवस्था, जो सामंती व्यवस्था थे, उसके प्रति लोगों में नकारात्मक भाव आया और इस कारण सामंतवाद का अंत हुआ। धर्म युद्धों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। धर्म युद्धों के कारण, चाहे वो गुलाबों का युद्ध हो, चाहे वो 200 वर्षों का सामंतों का संघर्ष हो, या फ्रांस और इंग्लैंड के सामंतों का 100 वर्षों का संघर्ष हो, इन संघर्षों के कारण सामंतों को व्यापक स्तर पर हानि हुई, जन धन की हानि हुई। इसके अतिरिक्त जब औद्योगिकरण का दौर आया, नवीन स्थानों की खोज हो गई, नवीन स्थानों की भौगोलिक खोजों ने जो उत्पादन था, उत्पादन अधिशेष, उसको लाभकारी बनाना शुरू कर दिया। कृषि भी लाभकारी होनी शुरू हो गई। तो जो बचे हुए सामंत थे उन्होंने अपना जो भूमि था उसको संरक्षित करके और उस पर स्वयं से खेती करना शुरू कर दिया। नवीन आविष्कारों ने, खेती के, कृषि के उपकरणों ने खेती करना और सरल कर दिया और खेती को लाभप्रद बना दिया, जिस कारण जो बचे हुए सामंत थे उन्होंने युद्ध की प्रवृत्ति को छोड़ करके और एक बड़े किसान के रूप में अपनी भूमिका में परिवर्तन कर दिया। तो ये कारण थे जिससे सामंतवाद का पूरी तरीके से पतन हो गया यूरोप के इतिहास में। एक शॉर्ट सा रिवीजन था और आगे हम इसको विश्व के इतिहास के जो लेक्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।